हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हिंदी साहित्य की बहुत ही जानदार और शानदार क्लास में। स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में आज हम करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ओके, तो हिंदी साहित्य में हम लोग भक्ति काल के बारे में कर रहे हैं। तो भक्ति काल में हमने देखिए जो शाखाएं हैं, निर्गुण है और सगुण है। ठीक है, तो निर्गुण धारा में संत कवि आते हैं, सूफी कवि आते हैं। ओके, तो संत काव्य धारा हमने कंप्लीट कर ली थी, तो सूफी काव्य धारा में आज हम करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जिन्होंने हमारी पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी है, पहले वो पीछे वाली क्लासेस भी देख ले। स्टूडेंट, हमारी क्लासेस जो है पीएचडी हिंदी, एलटी, नेट सेट, केवीएस हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है। स्टूडेंट्स, तो आज हम मलिक मोहम्मद जायसी को बहुत ही विस्तार से करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है इसमें, और वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। ओके, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो मलिक मोहम्मद जायसी, देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो है जायस के रहने वाले थे। ओके, कहां के रहने वाले थे? जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इनके नाम के साथ जो है जायसी जुड़ गया, इसीलिए इनको जायसी कहा जाता है। ठीक है, जायस का होने के कारण इनको जायसी कहा जाता है। अब देखिए जन्म के विषय में क्या है। अब जो मलिक मोहम्मद जायसी है, उनके जन्म के विषय को लेकर यहाँ पर ये जो दोहा है ये प्रसिद्ध है। भाव अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। ओके, भाव अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। ठीक है, ये इनके जन्म के विषय में बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है। ठीक है, अब हम करते हैं कि इनके गुरु कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। तो इनके गुरु हो जाएंगे सूफी फकीर शेख, सूफी फकीर शेख, सूफी फकीर शेख मुहाउद्दीन, मुहाउद्दीन। ओके, ये इनके गुरु हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी के। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, पहले देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जो पद्मावत है, ये आप लोगों को पता है कि अवधी भाषा का ये प्रथम महाकाव्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाकाव्य है। ठीक है, इसके अलावा भी मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ रचनाएं थी, पहले वो भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पद्मावत को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो रचना में सबसे पहले है पद्मावत। पद्मावत, अब देखिए पद्मावत में क्या क्या है। पद्मावत जो इनकी रचना है, इसमें रतन सेन, पद्मावती व नागमती की प्रेम कथा है। ठीक है, रतन सेन, पद्मावती व नागमती की प्रेम कथा है। ठीक है, प्रेम कथा। ओके, अब ये हम करेंगे, अभी और रचनाएं देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम पद्मावत के बारे में करेंगे, क्योंकि बहुत ही विस्तृत से हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि पद्मावत से जो है एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पद्मावत के बाद दूसरी इनकी रचना हो जाएगी अखरावट। अखरावट, ओके, तो अखरावट जो रचना है, इसमें देवनागरी लिपि में जो वर्ण दिए गए हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि के वर्णों का वर्णन इसमें किया गया है, पहली बात। ठीक है, अखरावट में। ओके, और इसमें सूफी दर्शन को भी प्रस्तुत किया गया है। सूफी दर्शन को प्रस्तुत किया
गया है। स्टूडेंट्स जो भी विषय वस्तु है ना वो भी आप लोगों ने याद रखनी है, केवल इनकी रचनाएं याद करने से नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम का जो पैटर्न है, जिस तरह से कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आप लोगों को रचनाएं तो याद होनी चाहिए, ठीक है। पद्मावत है, अखरावट है, साथ में इसके अंदर जो विषय वस्तु है, ठीक है, किस चीज का वर्णन किया गया ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, तीसरे नंबर पर है इनकी रचना आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, ठीक है। अब आखिरी कलाम में क्या है, कयामत का वर्णन हो जाएगा, कयामत का पूछे गए हैं यहां से सारे पॉइंट, ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में कयामत का वर्णन हो जाएगा। हजरत मोहम्मद का इसमें महत्व बताया गया है, हजरत मोहम्मद का महत्व बताया गया है, ठीक है। ये रचना जो है 1528 के आसपास लिखी गई है, तो इसमें बाबर का वर्णन है, ठीक है, बाबर का भी इसमें वर्णन किया गया है आखिरी कलाम इनकी रचना में। नेक्स्ट है कहरनामा, कहरनामा, तो कहरनामा में देखिए पहला है इसका विषय आध्यात्मिक विवाह वर्णन, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक विवाह वर्णन, ठीक है, आध्यात्मिक विवाह वर्णन हो जाएगा। परमात्मा की महत्ता का वर्णन है, परमात्मा की महत्ता, ओके, परमात्मा की महत्ता मतलब परमात्मा के महत्व का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। अन्योक्ति मूलक काव्य है, अन्योक्ति मूलक काव्य, अन्योक्ति मूलक काव्य है ये, ठीक है। और इसमें कहरवा शैली है, ओके, कौन सी शैली हो जाएगी, कहरवा, कहरवा शैली का इसमें वर्णन किया गया है, ओके। नेक्स्ट है चित्ररेखा, चित्रलेखा, चित्रलेखा में प्रीतम कुंवर व चित्रलेखा की प्रेम कहानी है, व चित्रलेखा की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है, ठीक है। चित्रलेखा में क्या हो जाएगा, प्रीतम कुंवर व चित्रलेखा की प्रेम कहानी का वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट है मसलनामा, मसलनामा, अब देखिए मसलनामा में क्या है, लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। लोकोक्तियों, लोकोक्तियों के माध्यम से ईश्वर प्रेम का वर्णन किया गया है मसलनामा में, ओके। नेक्स्ट है कान्हावत, कान्हावत, कहना, कहना मतलब कृष्ण चरित्र का वर्णन है, पहला तो इसमें ही हो जाएगा, कृष्ण चरित्र का इसमें वर्णन है, कृष्ण चरित्र का वर्णन हो जाएगा कहनावत में, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य भी संभवतः इसको माना गया है, हिंदी साहित्य का प्रथम कृष्ण काव्य भी संभवतः इसे माना गया है, ठीक है, कहनावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी का, ठीक है। अब इसमें देखिए अवतारवाद का भी प्रभाव है, अवतारवाद, अवतारवाद का प्रभाव भी है इसमें कहनावत में, ओके। तो ये हो गई मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं,
और देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की रचना से चाहे पीएचडी हो, एलटी हो, नेट हो, केवीएस हो, ठीक है, हिंदी साहित्य के जो भी कोई भी एग्जाम हो यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने ना मलिक मोहम्मद जायसी की 3 ही रचनाओं को प्रमाणिक माना है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की 3 रचनाओं को प्रमाणिक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अब जायसी ग्रंथावली का संपादन किया है रामचंद्र शुक्ल ने, ओके। जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और इसमें इन्होंने 3 रचनाओं को ही स्थान दिया है, 3 रचनाओं को स्थान दिया है, 3 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना है, ठीक है। तो ये 3 रचनाएं कौन कौन सी है देखिए, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक है, आखिरी कलाम। शुक्ल जी ने इन 3 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। तो मोस्ट का टिक कर दो, क्योंकि शुक्ल जी के तथ्य हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्व रखते हैं, ठीक है। तो शुक्ल के जो तथ्य होंगे वो मान्य भी हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं शुक्ल जी के तथ्य भी, ठीक है। तो शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया और इसमें केवल 3 ही रचनाओं को इन्होंने प्रमाणिक माना है, पद्मावत है, अखरावट है और आखिरी कलाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं पद्मावत रचना के बारे में, ठीक है, पद्मावत के बारे में। अब काव्य रूप क्या है इसका? ये महाकाव्य है, ठीक है। काव्य रूप, काव्य रूप क्या हो जाएगा? महाकाव्य, ओके। भाषा हो जाएगी ठेठ अवधि, भाषा क्या हो जाएगी? ठेठ अवधि भाषा है इसमें, ठीक है। और अवधि का प्रथम महाकाव्य क्या है? पद्मावत है। अवधि भाषा का प्रथम महाकाव्य, ओके, कौन सा हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। अब इसके समय देखिए, समय क्या है पद्मावत का? समय तो माना जाता है कि 927 हिजरी, 927 हिजरी इसका समय माना गया है, ठीक है। उसमें इसी तरह से इसका समय दिया है, 927 हिजरी इसका समय दिया गया है। प्रेम की पीर का महाकाव्य इसको कहा गया है, प्रेम की पीर का महाकाव्य कहा गया है, ठीक है। प्रेम की पीर का महाकाव्य कहा गया है पद्मावत को। ओके, अब देखिए पद्मावत के जो रचना काल है उसके बारे में क्या लिखा गया है। सन 927, सन 927 सन 927 कथा आरंभ बैन कही, कथा आरंभ, कथा आरंभ बैन कहा कही, ठीक है। इस तरह से पंक्ति लिखी गई है पद्मावत के आरंभ के बारे में, ठीक है। अब इसमें खंड देखिए कितने खंड हो जाएंगे। अब पद्मावत में जो अब देखिए खंड है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ओके, पहले मैं इंक डाल लेती हूँ मार्कर में।
खंड देखिए इसमें कितने खंड है, खंड खंड इसमें 57 खंड है। खंड भी याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। खंड 57 है इसमें। और अलंकार कौन सा हो जाएगा, अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें अधिक प्रयोग किया गया है, ठीक है। ओके, अब देखिए जो इसमें जो पद्मावत है ना, 4 काव्यों का उल्लेख है, 4 काव्यों का उल्लेख, 4 काव्यों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। 4 काव्यों का उल्लेख किया गया है। अब ये 4 काव्य देखिए कौन कौन से हैं। मुग्धावती, पहला हो जाएगा मुग्धावती, प्रेमावती, मुग्धावती हो जाएगा, प्रेमावती हो जाएगा, ठीक है। मधुमालती, मधुमालती व मृगावती। यहां पर भी मोस्ट का टिक कर लेना आप लोगों के। मुग्धावती है, प्रेमावती है, मधुमालती है और मृगावती। इन 4 काव्यों का इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए जो जायसी ने जो ग्रंथ लिखा है पद्मावत, उसके आरंभ में इन्होंने शेरशाह की प्रशंसा की है, ठीक है। ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ के आरंभ में शाहे वक्त, शाहे वक्त मतलब शेरशाह, ठीक है, शेरशाह, शाहे वक्त की प्रशंसा की है। ओके, ग्रंथ के आरंभ में शाहे वक्त की प्रशंसा की हुई है। और देखिए क्या कहा इसमें, शेरशाह, शेरशाह दिल्ली सुल्तानू, शेरशाह दिल्ली सुल्तानू, शेरशाह दिल्ली सुल्तानू चारहू खंड तपे जस भानु, चारहू खंड तपे जस भानु, ठीक है। तो शेरशाह की कीर्ति में कहा गया है। ओके, ये एग्जाम में भी पूछा गया था कि जिसमें सॉरी मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में किसका वर्णन किया है, तो शेरशाह की प्रशंसा इन्होंने की है, ठीक है। क्या कहा है, शेरशाह दिल्ली सुल्तानो चारहू खंड तपे जस भानु, इस तरह से इन्होंने कहा है। ओके, अब देखिए जो पद्मावत है, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद भी किया गया है, बांग्ला अनुवाद। ओके, तो इसका जो बांग्ला अनुवाद किया गया है, अराकान राज्य के मंत्री ने, अराकान राज्य के मंत्री, ओके, अराकान राज्य के मंत्री, मंत्री सॉरी वजीर है, अराकान राज्य के वजीर, ओके, अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने, मगन ठाकुर ने 1650 ईस्वी में, इसका जो है 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से, 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से इसका बांग्ला अनुवाद करवाया था। आलो उजाला नामक कवि से अनुवाद करवाया था, ठीक है। तो अराकाना राज्य के मंत्री वजीर मगन ठाकुर से 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कवि से इन्होंने अनुवाद करवाया था, बांग्ला अनुवाद। ओके,
अब देखिए विजय देव नारायण शाही क्या कहते हैं, विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही पद्मावत के बारे में क्या कहते हैं, देखिए। तो इन्होंने पद्मावत को अपने अनोखे ढंग की त्रासदी कहा। पद्मावत को अपने अनोखे ढंग की त्रासदी कहा, ठीक है, विजय देव नारायण शाही ने। ओके, अब देखिए पद्मावत में ना, पद्मावत में अनियोक्ति व समासोक्ति दोनों तत्व हैं, ठीक है। पद्मावत में अनियोक्ति व समासोक्ति, पद्मावत में अनोक्ति व समासोक्ति दोनों तत्व हैं, ठीक है। पद्मावत में अनोक्ति व समासोक्ति दोनों तत्व हैं, ठीक है। परंतु फिर भी यह समासोक्ति का इसमें अधिक प्रयोग है, ठीक है। समासोक्ति का इसमें अधिक प्रयोग किया गया है, ये पॉइंट भी लिख लो आप लोग, ठीक है। शाही, अब देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पद्मावत में अनियोक्ति और समासोक्ति दोनों तत्व है। अधिक प्रयोग किसका, इसमें समासोक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है। अब जो पद्मावत है इसको प्रतीकात्मक काव्य कहा गया है, क्योंकि इसमें जो पात्र हैं वो किसी न किसी तथ्य के प्रतीक हैं। प्रतीकात्मक काव्य, ओके, प्रतीकात्मक काव्य। अब देखिए इसमें प्रतीक हैं, ठीक है। जो प्रतीक है पात्र किसी न किसी चीज के इसमें प्रतीक हैं, जो पात्र हैं, ओके। रतन सेन, रतन सेन मन का प्रतीक है, आत्मा का भी बोल सकते हैं, वो साधक का प्रतीक, ठीक है। रतन सेन मन, आत्मा, वो साधक का। सिंहल द्वीप जो है, सिंहल हृदय का प्रतीक है, हृदय का। अब देखिए पद्मावत महाकाव्य पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। नेट से आप लोग पढ़ सकते हो, उसमें देखिए बहुत ही अच्छी प्रेम कथा है इसमें, है ना। सिंहल में हृदय का, सिंहल जो है हृदय का प्रतीक है। पद्मावती, पद्मावती परमात्मा, परमात्मा, श्रद्धा, श्रद्धा, पहले सांसारिक बुद्धि लिख लो, सांसारिक बुद्धि, ठीक है। वो इसमें श्रद्धा का प्रतीक भी इसको माना गया है, पद्मावती को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सुवा जो हीरामन तोता है, सुवा जो हीरामन तोता था, ठीक है, हीरामन तोता। तो सुवा व हीरामन तोता इसमें गुरु का प्रतीक, गुरु का प्रतीक माना गया है, ठीक है। नागमती दुनिया धंधा, नागमती, नागमती क्या मानी गई है, दुनिया धंधा। नागमती दुनिया धंधा वो सांसारिक बुद्धि, दुनिया धंधा वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक मानी गई है, ठीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक, राघव चेतन शैतान का प्रतीक माने गए हैं। अलाउद्दीन जो है माया का प्रतीक माने गए हैं, ठीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक माना गया है। तो यहां पर भी मोस्ट का टिक करना, क्योंकि यहां से प्रतीकों से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है।
अब देखिए जो पद्मावत है ना, पद्मावत का पूर्वार्ध व उत्तरार्ध भाग है, ठीक है, पूर्वार्ध व उत्तरार्ध, ठीक है। तो पूर्वार्ध मतलब जो पहला भाग है, ठीक है, जो पहला भाग है, ये जो आरंभ का भाग है, ठीक है। तो आरसी ने इसको काल्पनिक माना, ठीक है, काल्पनिक माना रामचंद्र शुक्ल ने इसके पूर्वार्ध भाग को, और इसका जो उत्तरार्ध भाग है इसको ऐतिहासिक माना है। ऐतिहासिक माना किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने माना हुआ है। अब देखिए पद्मावत का जो महत्वपूर्ण भाग है ना, वो है नागमती वियोग खंड, ठीक है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि इसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य की अनुपम निधि, तो हिंदी साहित्य की जो अनुपम निधि है वो नागमती वियोग खंड को कहा जाता है। नागमती वियोग खंड, ठीक है, हिंदी साहित्य की अनुपम निधि इसको माना गया है। अब देखिए क्वेश्चन पूछे जाता है कि पद्मावत जो रचना है ना, जो पद्मावत है, ठीक है, इसका जो आरंभ है वो किस महीने में किया गया था? तो ये किया गया था आषाढ़ मास में, ठीक है। आरंभ कब हुई थी रचना? आषाढ़ मास में। सॉरी। ओके ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो है मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचनाएं हैं तथा मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के क्लास को मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।